अ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के प्रांतीय सचिव जसविंदर सिंह जी परसों शाम यानी 12 तारीख की शाम को अचानक घर पर आ गए। उन्होंने मुझे इतना समय नहीं दिया कि मैं उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लूं या उनके साथ फोटो भी खींच लूं, अपनी सेल्फी ले लूं, वरना मुझे अवसर मिला होता तो अब जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो उन्हीं के मुंह से आपसे हम सब आप भी सुनते और मैं भी सुनता। मुझे लगता वो ज़्यादा प्रभावी होता। लेकिन अब जबकि इन्हें मुझे मौका ही नहीं मिला, तो जिससे कहिए कि आम की भूख मिटाने के लिए इमली से संतोष करना पड़ेगा। जसविंदर सिंह जी की बातें सुनने बातों को आप मुझसे सुन के आपको संतोष करना पड़ेगा, और क्योंकि उनके मुंह से कही हुई बातें होती तो वो अधिक अधिकृत होती, अधिक विश्वसनीय होती। लेकिन यकीन मानिए उनकी बातों को आप तक पहुंचाने में मैं अपनी ओर से कम घालमेल करूंगा, क्योंकि शब्दशः तो मुझे अब याद रहा नहीं, 24 घंटे 48 घंटे से अधिक हो रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जैसा कुछ उन्होंने कहा तो वही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मैंने लगभग महीने भर पहले एक वीडियो डाला था, क्यों न हो 400 पार। मैं तो लगभग उसे भूल ही गया था, लेकिन लगता है कि जसविंदर सिंह जी ने उस बात को गांठ बांध रखी थी। और वो परसों रात को आए तो जितने सपाटे से आए तो आते ही बिना किसी भूमिका के उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये कैसे कह दिया, कैसे मान लिया और कैसे इस बात को प्रचारित कर दिया कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में जीतेगा और फिर सरकार बनाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उस वीडियो में अपनी बात अपने सोच समझ के हिसाब से मैंने कही थी। अ, लेकिन आपको यदि कुछ उससे असहमति हो या आपको लगता है कि मैंने वैसा मेरा वैसा मेरी धारणा गलत है तो आप थोड़ा मुझे बताएं, समझाएं। तो उन्होंने ऐसा लगा जैसे कोई मानो तैयारी करके आए हों। उन्होंने मुझे प्रांतवार आंकड़े बताना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं आगे अब जो भी कह रहा हूँ उसे दो बातें ध्यान रखिएगा। अभी एनडीए की 303 सीटें हैं और 400 पार, मतलब है ना, कम से कम 57 सीटें उसे और जीतनी है। तो दो बड़ी बातें हैं इस 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जो अनिवार्य है, उसके बिना 400 पार हो ही नहीं सकता। पहली बात, 303 सीटों की जीत यथावत कायम रखी जाए और इनके अलावा लगभग 100 सीटें और जीती जाएं। और इन सब दोनों बातों के परिप्रेक्ष्य में याद रखिए कि कुल सीटों की संख्या 543 है। और उसके बाद उन्होंने मुझे आंकड़े देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रतिपक्ष एकजुट नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। उस वक्त में 303 सीटें आई हैं तो प्रतिपक्ष एकजुट नहीं था, सब बिखरा हुआ था। लेकिन इस बार प्रतिपक्ष एकजुट है इंडिया गठबंधन के बैनर तले, तो ये याद रखिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 7 की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर आप और कांग्रेस का समझौता हो गया इंडिया के तहत। 4 पे आप लड़ेगी और 3 पे कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा, वहाँ पर भी अभी भाजपा के पास 10 सीटें हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस और आप में समझौता हो गया है। 8 कांग्रेस लड़ेगी और 2 आप लड़ेगी। गुजरात में सारी की सारी 26 सीटें भाजपा के पास में है और वहाँ पर भी कांग्रेस और आप में समझौता हो गया है। 24 पर कांग्रेस, 2 पर आप लड़ेगी। गोवा में एक सीट पे चुनाव, एक सीट पे समझौता हुआ है, आप वहाँ पर आप नहीं लड़ेगी, जो भी लड़ना हुआ कांग्रेस लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा के पास या एनडीए के पास 64 है, वहाँ पर सपा और कांग्रेस में समझौता हो गया है। यानी भाजपा के सामने एक उम्मीदवार रहेगा, वहाँ पर विरोधी मतों का बंटवारा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास में है और भाजपा अभियान 29 है, मिशन 29 वो चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी सपा और कांग्रेस में समझौता हो गया है। यह मतलब यहाँ पर भी भाजपा को वोट बंटने वाला खतरा कांग्रेस विरोधियों के साथ में नहीं रहेगा। बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास में है और वहाँ पर इंडिया गठबंधन का समझौता हो गया और उसी तहत वहाँ पर उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। राजस्थान में सारी की सारी 25 सीटें भाजपा के पास में है और वहाँ पर प्रतिपक्ष के कांग्रेस, सीपीआईएम
और आरएलपी में समझौता हो गया, सीटों को बंटवारा वहाँ पर सीटों हो चुका है वहाँ पर। महाराष्ट्र में 47 में से 41 सीटें एनडीए के पास में है, वहाँ पर भी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना गठबंधन इनमें समझौता हो गया है, जो एक धड़ा है इन तीनों का। तमिलनाडु में 30 में से कुल 1 सीट भाजपा के पास में है, और वहाँ पर भाजपा अपनी स्थिति बेहतर कभी नहीं कर पाएगी। डीएमके के नेतृत्व में भाजपा विरोधी दलों का पूर्व गठबंधन वहाँ पर कायम है, और उसके पास में 39 में से 48 सीटें अपने उसके कब्जे में है। त्रिपुरा की 2 सीटों में एक पर कांग्रेस और एक पर सीपीआईएम लड़ रही है, मतलब वहाँ पर भी विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं होना है। पंजाब में 13 में से 4 पे अभी भाजपा के कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और आप में कोई समझौता नहीं हुआ है, और इसके समानांतर भाजपा और अकाली दल में भी कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ पर भाजपा की संभावना शून्य है, इस बार वहाँ पर 4 सीटें भी शायद ही आ पाएँ। केरल में भाजपा खाली हाथ है, और वहाँ पर इसे कुछ हासिल नहीं होना है। वहाँ पर दोनों मोर्चे हैं, एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने है, भाजपा तो वहाँ कहीं लड़ाई में है ही नहीं। बंगाल में शायद 18 सीटें भी भाजपा के पास में है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन आमने सामने है। बीजेपी को वहाँ पर आंशिक सफलता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बीच में एक जो कुछ महिला के साथ बलात्कार का वहाँ पे एक प्रकरण हुआ था, उसको लेकर शायद वहाँ पर भाजपा को सफलता मिल सकती है। असम सारी की सारी सीटें भाजपा के पास में है, और भाजपा की वहाँ पर भरपूर संभावना है। तो उन्होंने मुझे जसवंत जी का इन सारी बातों में आप बताएं कि आप कैसे 400 पार होने की बात कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने आगे कहा, उनका आप एक बात और देखिए कि दक्षिण भारत में 140 सीटें हैं, और वहाँ पर बहुत बहुत उदारता से पूर्वक सोचें तो वहाँ पर बीजेपी को अधिकतम यदि 10 सीटें भी आ जाए तो ईश्वर की इन पर बड़ी कृपा होगी। वहाँ पर कुल यानी वहाँ पर 140 में से कम 130 सीटें वहाँ पर भाजपा के हाथ से जा रही हैं। बाकी शेष बची 413 543 में से। इनमें जैसा कि जसविंदर जी ने फिर दोहराया कि 219 में विपक्ष बटा हुआ था, इस बार एकजुट है। उन्होंने याद दिलाया कि 1977 में 373 सीटों पर कांग्रेस और विपक्ष का सीधा मुकाबला था, वहाँ पर 1 to 1 लड़ाई थी, मतलब एक उम्मीदवार कांग्रेस का, एक उम्मीदवार विपक्ष का। जब और 373 में 1 to 1 लड़ाई होने पर इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ गई थी। आज 543 में से 400 सीटों पर 1 to 1 सीधी लड़ाई है भाजपा और विरोधियों की। विरोधी वोट 400 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विरोधी वोट बटे हुए नहीं है, एक ही उम्मीदवार है। फिर उन्होंने कहा कि 2019 में तो भाजपा में कोई असंतोष था नहीं, आज तो स्थिति बहुत खराब, और आप देख रहे हैं आए दिनों कि भाजपा का असंतोष सड़कों पर आ गया है। जो बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती थी, वहां पर पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है। राजस्थान में वसुंधरा ने सतह के नीचे बगावत कर रखी है। स्थिति ये है कि भाजपा हाईकमान न तो उस पर कोई कार्रवाई कर पा रहा है, न वसुंधरा से कोई मदद ले पा रहा है। गुजरात में भी वहाँ पर उम्मीदवार चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं भाजपा के। उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर विरोध सामने आ रहा है। हरियाणा में भी खुल के विरोध सामने आ रहा है। इन कई राज्यों में आंतरिक असंतोष भाजपा का जग जाहिर है। भाजपा के उम्मीदवारों को या तो गांव में घुसने से रोका जा रहा है, या इन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। उनका फिर भी आपको लगता है कि क्या एनडीए 400 पार कर लेगा? आपको कैसे लगता है? तो जो मैंने उनसे कहा वही आपसे यहाँ कह रहा हूँ। मैंने कहा आप सब कह रहे हैं ये सारी बातें सच है, सारे आंकड़े सच हैं, फिर भी मुझे लगता है कि एनडीए इस बार 400 पार करेगा ही करेगा। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे कबीर का दोहा बार बार याद आता है। कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं कहा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है, उसमें मुझे एनडीए 400 पार होता नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने जब आंकड़े दिए हैं, अलग अलग सर्वे भी, कुछ सर्वे की उन्होंने बात कही जिसमें एनडीए को हारता हुआ दिखाया, 200 250 200 से अधिक पार नहीं दिखा रहे हैं वो। तो मैंने कहा कि आप सब जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये कागजी आंकड़े हैं, और ऐसे आंकड़े हैं जो आपकी तबीयत खुश करते हैं, तो आप ऐसे आंकड़ों पे भरोसा करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा तत्व है आरएसएस का, और आरएसएस को मैं मायावी शक्ति के रूप में देखता हूँ। आरएसएस कहीं नजर नहीं आता, लेकिन वो सब जगह मौजूद रहता है, और सब जगह मौजूद ही नहीं रहता है।
जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वो समय के तरह वो भी 24 घंटे सक्रिय बना रहता है। मुझे रामायण में आपने कभी सुना हो लक्ष्मण और मेघनाथ का जो युद्ध प्रसंग था, उसमें देखिए मेघनाथ मायावी था और वो अदृश्य हो जाया करता था, और लक्ष्मण के सामने बड़ी दिक्कत हो जाया करती थी कि वो प्रहार करे तो किस ओर करे। तो लगभग यही स्थिति आरएसएस की है। आरएसएस कहीं नजर नहीं आता है और वो लगातार सक्रिय रहता है, और आरएसएस का जो लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके लिए सत्ता पे काबिज होना और सत्ता पे बने रहना, इन सब के लिए वो किसी भी सीमा पर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, ऐसी बातें भी कह सकता है जिनसे प्रतिपक्ष बहुत प्रसन्न हो जाए और ये तसल्ली कर ले कि हाँ आरएसएस भी अब तो ऐसी बातें कर रहा है कि भाजपा सरकार में नहीं आ रही है, लेकिन वो सब आरएसएस अपनी सुनिश्चित रणनीति के तहत करता है। इसलिए दूसरा, कांग्रेस के खाते जब्त हो गए हैं, बिल्कुल वो बैरागी बना दिया गया कांग्रेस को। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और झारखंड के सीएम सोरेन, हेमंत सोरेन जेल में बैठे हुए हैं। कांग्रेस और आपके नेता धड़ाधड़ थोक में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मोदी धुआंधार दिन रात चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, भव्य रैलियां हो रही है, मीडिया पर आक्रामक प्रचार चल रहा है भाजपा का और एनडीए का। मीडिया से प्रतिपक्ष बिल्कुल गायब कर दिया गया है। यूट्यूबर जो कुछ चैनल जो कुछ भाजपा के विरोध में जा सकते थे, उन पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन्हें कानूनी नोटिस दिए जा रहे हैं। लोगों तक वही बातें पहुंच रही है जो सुनियोजित तरीके से भाजपा और संघ परिवार पहुंचाना चाह रहा है। सब कुछ एक तरफा है, विपक्ष या तो है ही नहीं, और है तो निहत्था है, निशस्त्र है, या उसके हाथ बांध दिए गए हैं। तब मैंने जसविंदर सिंह जी से कहा, मैंने कहा इन सारे बातों के तहत आपके जो आंकड़े हैं उसके सामने मेरी इन बातों के तहत आप बताइए एनडीए या भाजपा 400 पार क्यों नहीं हो। मैंने उनसे कहा मुझे तो अभी भी विश्वास है कि भाजपा एनडीए 400 पार होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा आप अपनी बात पे कायम रहिए, मैं अपनी बात पे कायम रहता हूँ, आइए हम दोनों प्रतीक्षा करें 4 जून की, जिस दिन आम चुनाव के नतीजे हमारे सामने आएंगे। देखें, आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से आज सुरक्षित रखिएगा, मैं भी रखूंगा कि जसविंदर सिंह जी का अनुमान और मेरी धारणाएं दोनों में से क्या सही साबित होती है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।